Hello everyone, this is Badal Verma and welcome back to my educational YouTube channel IAS Point. I hope you are very well. So today we are going to discuss about modern India history NCERT class 8 chapter 10 part 3 the changing of visual art. So let's start student. तो अभी तक हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा है कि किस तरीके से जो चित्रकारी है यानी कि जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी वो किस तरीके से काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में थी और ब्रिटिशर को किस तरीके से उनमें बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता था। तो हमने ये भी अभी तक देखा। तो जिन्होंने हमारी पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। तो आज हम देखने वाले हैं कैमरे की आंख से भारत यानी कि फोटोग्राफिंग इंडिया। तो अभी तक हमने देखा कि जो यूरोप से चित्रकार आए थे उनके द्वारा किस तरह की जो पेंटिंग्स थी वो बनाई जाती थी, और हमने अब तक देखा था कि किस तरीके की जो और भारतीय शैलियों के द्वारा किस तरीके की चित्रकारी मतलब की जाती थी। परंतु अब यूरोप से आए जो फोटोग्राफर्स थे यानी कि जो एक तरीके से फ़ोटो को एक तरीके से छाया चित्रकारी किया करते थे, तो किस तरीके से उन्होंने प्रभाव डाला। तो देखिए, तो जब नए एक तरीके से छाया चित्रकार यानी कि फोटोग्राफर आए तो भारत में नई नई विभिन्न प्रकार की फोटोग्राफी का प्रचलन जो है वो चला। अन्य प्रकार की काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से स्टूडियो खोली गई और अन्य एक तरीके से फोटोग्राफिंग की कला को बढ़ावा देने के लिए फोटोग्राफिंग समितियों का गठन किया गया। फिर उसमें जो थे कुछ रूप से चित्रकार में अंग्रेज अफसरों की तस्वीरें जो थी वो खींचकर उन्हें भी दिखाई गई, एक तरीके से उसमें फोटोग्राफिंग खींची गई। तो इन तस्वीरों में अंग्रेज अफसरों को रोबीले और ताकतवर अंदाज में दिखाया जाता था। तो इसमें कई फोटोग्राफिंग टूटी फूटी इमारतों और मनोहारी दृश्यों की खोज में देश भर की यात्राओं की ठीक उसी तरह से छाया चित्रकारी यानी कि फोटोग्राफी जिसकी चर्चा हमने इसमें की। तो देखिए, तो कई फोटोग्राफी इसमें ऐसी थी जो ब्रिटिश सैनिक विजय के दृश्यों के कैमरे में कैद करते थे, यानी कि ब्रिटिशर जब किसी युद्ध में जीत जाया करते थे उनको जीतने के बाद तो उनकी फ़ोटोग्राफी ली जाती थी। तो एक तरीके से जो फोटोग्राफी का उस समय प्रचलन चल रहा था वो काफ़ी ज़्यादा अपने चरम पर था और एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा ये विस्तार भी हुआ इसका। और जैसा कि आज देख ही सकते हैं आप, फोटोग्राफी का आज काफ़ी ज़्यादा हम लोगों के जीवन में एक अहम भूमिका है वर्तमान समय में। तो देखिए, तो चित्र 19 में क्या इसमें बताने की कोशिश की गई है। तो इसमें विलियम हार्डसन के नेतृत्व में घुड़सवार रेजिमेंट जिसमें 1857 के विद्रोह को कुचलने के बाद एक अहम भूमिका निभाई थी। तो इसमें इस तरीके का एक फ़ोटोग्राफ इसमें दिया गया है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अंग्रेज अफसर हैं उसको प्रभुत्वशाली मुद्रा में खड़ा करके दिखाया गया है और उसके इर्द गिर्द सिपाहियों को दिखाया गया है। तो जैसे कि अब ये देखिए, तो चित्र 20 में सत्तागौड़ा घाट का एक चित्र है जिसमें सोमुल वर्मा द्वारा ये फ़ोटो लिया गया है जो कि 1865 में लिया गया था। फिर एक ये चित्र आप देख सकते हैं, तो चित्र 21 बम्बई की एक सड़क है जिसमें राष्ट्रवाद जुलूस निकला था। तो ये उस समय की ये चित्र है, इसमें आप ये फोटोग्राफ देख सकते हैं। तो देखिए, तो ये 19वीं सदी के आखिर तक भारतीय छाया चित्रकारी यानी कि फोटोग्राफिंग भी भारत की विविध छवियों देखने वाली तस्वीरें खींचने लगी थी। तो उन्होंने राष्ट्रवाद जुलूसों, सभाओं और लोगों के दैनिक जीवन की चित्र खींचे थे। तो जैसा कि अब ये चित्र 22 में आप देख सकते हैं, विक्टोरिया थॉमस बम्बई जो कि एक तरीके से 1878 में 1887 के बीच इसका निर्माण किया गया था रेलवे स्टेशन का। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें इसकी जो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई है और इसमें गुंबद बनाए गए हैं। तो इस शैली को देखिए, तो ये नई इमारतें और नई शैलियाँ। तो देखिए, तो ब्रिटिश शासन यानी कि ब्रिटिश रूल के साथ ही वास्तु शैलियों में भी बदलाव आए थे, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में देखा था। तो इसमें हुआ क्या था कि जो नए नए शहर थे और जो नई नई इमारतें थी वो नई शैलियों को उनमें आजमाया जा रहा था। तो जैसे कि हमने चित्र 22 में देखा कि काफ़ी ज़्यादा एक ऊंची इमारत है जिसमें नुकीले मेहराबों और लंबाई पर इसमें जोर दिया गया है। तो यानी कि एक तरीके से काफ़ी लंबी एक तरीके से इसकी संरचना बनाई गई है और इसमें नुकीले मेहराबों को दर्शाया गया है। तो इसे गाथिक शैली कहा जाता था। इस शैली को क्या कहा जाता था? गाथिक शैली।
तो अब हम एक चित्र देख सकते हैं, चित्र 23। तो इस चित्र में देखो क्या एक तरीके से क्या अंतर है। तो चित्र 23 में हम देख सकते हैं कि इसमें गोल मेहराब बनाए गए हैं और साथ ही साथ इसमें पिलर्स भी हम देख सकते हैं। तो कुछ पिलर्स भी है, तो पिलर्स भी देख सकते हैं। ये किस तरीके की शैली थी, तो जो एक अलग वास्तुशैली का उदाहरण है। तो ब्रिटिशर्स ने कोलकाता में इस शैली का इस्तेमाल किया और इसे यूनान व रोम की शास्त्रीय शैली पर आधारित थी। तो अंग्रेज एक तरीके से ब्रिटिशर चाहते थे कि उनकी इमारतें उनकी सत्ता और वैभव, उनकी संस्कृति उपलब्धियों की अभिव्यक्त करें। तो देखिए, तो जैसे हमने चित्र 22 में देखा, तो चित्र 22 में तो नुकीले मेहराब थे और उसमें काफ़ी ज़्यादा उसकी लंबाई पर जोर दिया गया था। परंतु कुछ शैली ये भी उससे मेल खाती है, क्योंकि इसमें भी गोल मेहराब है परंतु नुकीले वो नहीं है। तो इसे शास्त्रीय शैली इसको कहा जाता था, जो कि रोम में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। अगर आप आज भी रोम में जाओगे तो इस तरीके की इमारतें काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेगी, यानी कि पिलर्स और गोल मेहराबों के साथ। तो देखिए, तो ये सेंट्रल पोस्ट ऑफिस है जो कि कोलकाता में 1860 के दशक में ये बनाया गया था। ऑलराइट, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो देखिए, तो राष्ट्रीय कला की चाह। तो अब देखिए, तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से फोटोग्राफिंग का जो एक तरीके से पैशन था वो बढ़ता जा रहा था। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से जो 19वीं सदी के आखिर में कला और राष्ट्रवाद के बीच एक गहरा संबंध स्थापित हुआ। तो उसके बाद जो सारे चित्रकार थे ऐसी शैलियों को विकसित करने लगे थे जो कि आधुनिक और भारतीय दोनों कसौटी पर कसा जा सके। तो उसमें राष्ट्रीय शैली को किस तरीके से प्रभावित किया जा सकता था, तो चलिए देखते हैं। तो राजा रवि वर्मा की कला। तो देखिए, तो राजा रवि वर्मा उन शुरुआती चित्रकारों में से एक थे जिन्होंने आधुनिक और राष्ट्रीय कला शैली विकसित करने के लिए योगदान दिया था। तो रवि वर्मा केरल के श्रवणकोर में महाराजाओं के परिवार से थे। उन्हें राजा कहकर ही संबोधित किया जाता था। उन्हें तेल चित्रकारी और यथार्थपरक जीवन अध्ययन की पश्चिमी कला व महारत हासिल की थी। तो परंतु भारतीय पुराणों के चित्र बनाए और उन्होंने जो थे रामायण और महाभारत के अनगिनत दृश्यों को कृत्रिम पर उतारा। तो देखिए, तो राजा रवि वर्मा एक तेलीय चित्रकारी के काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से उन्होंने महारत हासिल की थी तेलीय चित्रकारी करने में। तो काफ़ी ज़्यादा उनको ये शौक़ था और वो महाभारत और रामायण के काफ़ी ज़्यादा चित्र वो बनाते थे। तो देखिए, होता क्या था, तो बम्बई प्रेसिडेंसी में अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने किया क्या था कि जो पौराणिक कहानियों को जिस तरह से वो मंच पर देखा करते थे, तो उसी तरह से प्रेरणा लेकर उन्होंने नाट्य के दृश्य बनाए थे। तो 1880 के दशक में राजा रवि वर्मा के पौराणिक चित्र भारतीय राजे रजवाड़ों और कला संग्राहकों के बीच जुनून की हद तक लोकप्रिय हो चुके थे। तो यानी कि राजा रवि वर्मा द्वारा बनाए गए चित्रकारी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय लोगों के बीच हो चुकी थी, क्योंकि राजाओं ने अपने महलों की दीवारें रवि वर्मा के चित्रों से पाट दी गई थी। यानी कि एक तरीके से पाटने का मतलब होता है कि दीवारों पर चित्र ही चित्र लगा देना। तो देखिए, तो इस तरीके की चित्र के प्रति गहरे आकर्षण को देखते हुए राजा रवि वर्मा ने चित्र निर्माण टोली बनाई और बम्बई के बाहरी छोर पर एक प्रिंटिंग प्रेस लगाने का फैसला किया। यहाँ के धार्मिक चित्रों की रंगीन प्रतियां बड़ी संख्या में जो थी वो बनाई जाने लगी थी। अब आम लोग भी इन सस्ती तस्वीरों को खरीद सकते थे। तो देखिए, तो राजा रवि वर्मा के द्वारा एक कृष्ण संधान का जो है एक चित्र बनाया गया है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ऑलराइट, तो देखिए, तो जब राजा रवि वर्मा एक तरीके से चित्रकारी करते थे तो उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस का एक तरीके से स्थापित कराई थी, जिसके कारण जो आम जनता है वो भी सस्ती चित्रों को खरीद सके और उनका इस्तेमाल एक तरीके से अपने घर में कर सकें, यानी कि उनको वो भी लगा सकें। तो देखिए, तो राष्ट्रीय कला की भिन्न छवि। तो बंगाल में राष्ट्रवादी कलाकारों में एक नया समूह रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे अविंद्रनाथ टैगोर 1871 से लेकर 1951 में इर्द गिर्द जुटने लगा था। तो इसमें अब हुआ क्या था, जो कलाकार थे वो रवि वर्मा की कला को नकल आधारित व पश्चिमी ढंग रंग की कहानी कह करके खारिज उस समय कर दिया गया था। तो और ऐसा ऐलान किया गया था कि जो शैली थी वो राष्ट्रीय प्राचीन मिथकों और जनश्रुतियों को चित्रित करने के लिए अभिव्यक्त नहीं थे। उनका यह मानना था कि प्रिंटिंग की असली भारतीय शैली गैर पश्चिमी कला परंपराओं पर आधारित होनी चाहिए और इसे पूर्वी
दुनिया के आत्मनिर्भर पर तत्व को पकड़ना चाहिए। तो इस तरह उन्होंने तेल चित्रकारी और यानी कि ऑयल पेंटिंग और यथार्थपरक शैली से दूरी बनाई। तो लघु चित्रों की मध्यकालीन भारतीय परंपरा और अजंता की गुफाओं में बनी भिन्न चित्रों की प्राचीन कला में प्रेरणा जो थे वो अब लेने लगे थे। तो लोग एशियाई कला आंदोलन खड़ा करने लगे और उसी दौरान भारत की यात्राओं पर आए जापानी कलाकारों से भी प्रभावित थे। तो इन सालों में पनपी गई नई शैलियों में कई विभिन्न चित्रकारी तत्वों को मिश्रण देख सकते हैं। तो उदाहरण के लिए हम चित्र 25 को देखेंगे, जिसमें अविंद्रनाथ टैगोर ने चित्र बनाया है और जो कि एक तरीके से राजपूत लघु चित्र का प्रभाव उसमें हम देख सकते हैं। फिर हम चित्र 26 में जापानी चित्रकारों द्वारा एक चित्र देखेंगे। फिर हम चित्र 27 में देखेंगे किस तरीके से अजंता की जो शैली है उसका प्रभाव उसमें साफ दिखलाया गया है। तो एक सच्ची भारतीय शैली कैसी होनी चाहिए यह तय करने की कोशिश इसके बाद भी चली रही थी। तो 1920 के दशक के बाद में कलाकारों ने एक नई पीढ़ी सामने आई और अविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित की गई कला शैलियों से अलग विचार रखती थी। तो इनमें से कुछ लोगों को यह कला शैली भावात्मक दिखाई देती थी और जबकि कुछ का मानना यह था कि आध्यात्मिकता भारतीय संस्कृति का केंद्रीय पहलू नहीं हो सकती। उसका मानना यह था कि कलाकारों को प्राचीन ग्रंथों को तस्वीर बनाने के लिए बजाय अपनी जीवन को देखना चाहिए और प्राचीन कला रूपों के बजाय जीवन लोक कला एवं जनजातीय डिजाइनों की प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे जैसे यह वह चलती रही तो कला के क्षेत्र में नए आंदोलन उठे और नई नई कला शैलियाँ आती रही। तो देखिए, अब तक के हमने इस चैप्टर में देखा कि किस किस तरीके की जो थी वो कला आई। पहले हमने देखा कि चित्र का जो था वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलन चला था। यूरोप से काफ़ी ज़्यादा चित्रकार जो थे वो भारत आए और उन्होंने ब्रिटिशर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रभुत्व और शक्तिशाली दिखाने की उसमें कोशिश की। फिर धीरे धीरे देखते देखते ये कला जो थी अब विस्तार उसका भारत में भी होने लगा था और कुछ भारतीय चित्रकारों ने भी ऐसे ऐसे चित्र बनाए कि उनसे उन्होंने इतिहास रचा। फिर उसके बाद चित्रकारी का जो प्रचलन था वो धीरे धीरे कम होता गया। फिर फोटोग्राफिंग का एक तरीके से प्रचलन जो था वो बहुत ज़्यादा अपने चरम पर हो गया था और फोटोग्राफी काफ़ी ज़्यादा चलने लगी थी। परंतु वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो आज फोटोग्राफी सभी लोगों का शौक है। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि जो इस चैप्टर में चित्र दिखाए गए हैं इनमें क्या बताने की कोशिश की गई है। तो देखिए, तो चित्र 25 में मेरी माँ अविंद्रनाथ टैगोर द्वारा एक चित्र बनाया गया है, जिन्होंने अपनी माता का इसमें चित्र बनाया गया है। तो चित्र 26 में कालिदास कविता मेघदूत का निवास दास और यक्ष अविंद्रनाथ का चित्र। तो देखिए, अविंद्रनाथ ने एक चित्र ये बनाया हुआ है कालिदास का। इसमें पूर्व भरी पृष्ठभूमि, हल्के रंग और किसी गाढ़ी रेखा की अनुपस्थिति साफ दिखाई देते थे। तो यह शैली जापानी जल रंग भूदृश्यों की तस्वीरों से प्राय दिखाई देती है। और चित्र 27 में आप देखिए तो जालवर्त दाह पांडवों के वनवास के दौरान लाक्षागृह के जलाने का चित्र। तो नंदलाल बोस के द्वारा ये चित्र बनाया गया था 1912 में। तो नंदलाल बोस अविंद्रनाथ टैगोर के विद्यार्थी थे। तो इस चित्र में लकीरों व लेखपूर्ण भाव, लंबे हाथों व भावपूर्ण को दिखाया जा सकता है। तो अविंद्रनाथ और नंदलाल केवल पुरानी शैलियों का अनुकरण ही नहीं करते रहे, बल्कि उन्होंने पुरानी शैलियों को संशोधित किया और उनमें अपने ढंग से अपनाया। और इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं कि किस तरह से नंदलाल ने अपनी तस्वीरों में त्रिआयामी प्रभाव पैदा करने के लिए छायाकरण का इस्तेमाल किया और यह जनता के चित्रों के आपके ऐसा नहीं दिखेगा। तो देखिए, तो त्रिआयामी चित्र ये बनाने की इसमें कोशिश की गई है, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे। ऑलराइट, तो अब देखिए अन्यत्र। तो काकुजो तथा एशियाई कला का आंदोलन। तो देखिए, तो 1904 में ओकाकुरा काकुजो ने जापान का एक किताब प्रकाशित की थी। तो जिसका नाम था पूर्व के आदेश। तो द आइडियल्स ऑफ द ईस्ट। यह पुस्तक अपनी पहली पंक्ति की वजह से बहुत प्रसिद्ध हुई थी। यह पंक्ति थी, एशिया एक है। तो ओकाकुरा का कहना था कि पश्चिमी द्वारा एशिया का अपमान किया गया है और एशिया राष्ट्रीयों की पश्चिमी प्रभुत्व का मिलकर विरोध करना चाहिए। तो ओकाकुरा ने जापानी कला और शोध
किया कि ऐसी समय में जापानी कला की परंपरागत तकनीकों को बचाने की जरूरत पर जोर दिया जाए, जो कि पश्चिमी शैलियों के कारण खतरे में पड़ती जा रही है। तो उन्होंने यह परिभाषित करने का प्रयास किया कि जो आधुनिक कला है तो वो क्या होती है, और उसके परंपरागत बनाए रखने के लिए आधुनिकरण एक तरीके से किस तरीके से उन्होंने करना चाहिए और क्या इसमें बदलाव उनको लाने चाहिए। तो वह पहली जापानी कला अकादमी के प्रधान संस्थापक थे। तो आकोकुरा ने शांति निकेतन का दौरा किया और रविंद्रनाथ टैगोर पर गहरा प्रभाव डाला। तो देखिए, तो देवदार के पेड़ होसोगवा तोहाका द्वारा ये चित्रित किया गया है, जो कि 16वीं शताब्दी में किया गया है। तो देखिए, यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभार बन जाता है, क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी का पैटर्न इस तरीके का है कि कहीं से भी वो क्वेश्चन उठा करके दे देता है। जैसे कि द आइडल्स ऑफ द ईस्ट, ये किससे संबंधित है, ये पूछ लिया जाएगा। या आपसे इसमें पूछा जा सकता है कि ओकाकुरा काकुजी, ये मतलब किसके द्वारा किताब प्रकाशित की गई थी। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो तमाम क्वेश्चन ये पूछ लिए जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ये रहा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। इसी के साथ हैव ए गुड डे। जय हिंद।